आज की कहानी का शीर्षक है छोटी बहू। कमजोरी बहुत है। काम की थकान और सही तरह से डाइट न मिलने के कारण ही आपकी छोटी बहू बेहोश हो गई थी। आप लोग तो पढ़े लिखे समझदार हैं, इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि इन्हें काम के साथ पौष्टिक भोजन और पूरे आराम की आवश्यकता है। आप लोग इनका ख्याल रखिए। डॉक्टर सिद्धार्थ, जो इस परिवार के फैमिली डॉक्टर थे, ने सुरेश अग्रवाल से कहा, जो अग्रवाल परिवार के सबसे बड़े सुपुत्र थे। सुरेश के पिता मानिकचंद अग्रवाल का शहर के बीच बाजार में अग्रवाल क्लॉथ नाम की एक कपड़े की दुकान थी, जो काफ़ी अच्छी चलती थी। सुरेश कोई 15-16 बरस के रहे होंगे कि असाध्य बीमारी के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ जानकी कर्मठ महिला थी। उन्होंने पति के बाद दुकान संभाली और अपने तीनों पितृविहीन बेटों का माँ के साथ साथ पिता बनकर भी पालन पोषण करने लगी। सुरेश की पढ़ाई में गहरी रुचि थी, फिर भी अपनी पढ़ाई से समय निकालकर वे दुकान पर बैठे जाते थे ताकि जानकी जी को कुछ देर का आराम मिल सके। समय के साथ तीनों बच्चे बड़े हो गए। सुरेश एक सरकारी दफ्तर का मुलाजिम हो गया। महेश की पढ़ाई में रुचि थी नहीं। किसी तरह से मैट्रिक की परीक्षा पास करके उसने अग्रवाल क्लॉथ की जिम्मेदारी संभाल ली। छोटा परेश पढ़ाई में होशियार था और उसने कंप्यूटर साइंस विषय लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक मल्टीनेशनल कंपनी का एम्प्लॉयर बन गया। अपने काम और सैलरी से बहुत खुश था। परिचितों के साथ विचार विमर्श करके जानकी जी ने सुरेश और महेश का विवाह कर दिया। भी समधियों से उन्होंने कोई डिमांड नहीं की थी। फिर भी दोनों बहुएं अपने साथ इतना सामान लाई थी कि उनका घर भर गया था। स्वभाव की सरल और गृह कार्य में कुशल उनकी दोनों बहुएं अपने सास का बहुत ख्याल रखती थी। परेश के लिए जानकी जी कन्या तलाश कर रही थी कि एक दिन परेश ने उन्हें सुमन के बारे में बताया। सुमन के पिता उसी स्कूल में अध्यापक थे जहाँ से उनके तीनों बेटों ने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की थी। परेश का सुमन से परिचित हुआ। दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने देर नहीं लगी और अब परेश सुमन को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था। सुमन जितनी रूपवती थी उतनी ही गुणवती भी थी। इंग्लिश ऑनर्स लेकर बीए किया था। माता पिता की एक लौती संतान होने के कारण वह भाई बहन से स्नेह से वंचित थी। परेश जब अपने भाई भाभी की बातें उसे बताता तो वह बहुत उत्साहित होकर सुनती थी। माँ की सहमति मिलने पर एक दिन परेश माँ से मिलाने घर ले गया। परिवार के सभी सदस्यों ने उसे बहुत पसंद किया। बच्चे तो उसे चाची चाची कहकर उसके आगे पीछे घूमने लगे थे। पढ़ी लिखी बहू है, जानकी जी के लिए यह बहुत था। विवाह की तिथि तय हुई। जानकी जी ने बड़े धूमधाम से अपने बेटे का ब्याह कर दिया और इस तरह से सुमन अग्रवाल परिवार की छोटी बहू बन गई। परेश ने सोचा था कि सुमन को इतने बड़े परिवार में एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन 2 महीने में वह सब के साथ ऐसे घुल मिल गई जैसे बरसों से रह रही हो। यह देखकर परेश चकित था। कुछ दिनों तक तो तीनों बहुएं के बीच अच्छा तालमेल बना रहा, लेकिन फिर बड़ी बहू को महसूस होने लगा कि सास छोटी बहू को ज़्यादा लाड़ दुलार कर रही है। कभी उसके बनाए खाने की तारीफ कर देती तो कभी कह देती कि छोटी बहू मालिश बहुत अच्छा करती है। बड़ी बहू को अपना महत्व कम होता नजर आया। उन्होंने जब मंजली से अपने दिल की बात कही तो मंजली ने भी तो उनकी हाँ में हाँ मिला दिया और उसी दिन से उस घर में 2 टीम बन गई। दोनों बहुएं सुमन के कामों में गलतियां निकालती, उसके सामने अपने मायके की बढ़ाइयाँ करती और सुमन सब सुनकर मुस्कुरा देती थी। बरसों से वह जिस भरे पूरे परिवार का स्नेह पाने के लिए तरस रही थी, ईश्वर की कृपा से वह सब उसे मिल गया था। सुरेश महेश के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने एक अध्यापक आते थे। एक दिन जब वे नहीं आए तो सुमन ही उनके होमवर्क कराने लगी और तब देखा कि बच्चों तो पढ़ाई में काफ़ी पीछे है। मतलब कि ट्यूशन टीचर सिर्फ अपनी फीस ले रहा है और तब उसने अध्यापक की छुट्टी करके बच्चों की पढ़ाई की कमान की स्वयं ही संभाल ली है।
बच्चों के रिजल्ट अच्छे होने लगे तो सभी छोटी बहू की प्रशंसा करने लगे, जिसे सुनकर दोनों बहुएं की छाती पर सांप लौटने लगे। छोटी बहू के साथ दोनों बहुएं का अपेक्षित व्यवहार जानकी जी के साथ साथ तीनों भाइयों ने भी नोटिस किया। सबने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन ईर्ष्या का कीड़ा एक बार मन में प्रवेश कर जाए तो आसानी से नहीं निकलता है। एक दिन छत से सीढ़ियां उतरते समय जानकी जी का पैर फिसल गया। गिरने के कारण सिर पर गहरी चोट आई, जिसके कारण हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके जाने के बाद बड़ी बहू घर की मालकिन बन गई और सास के लिहाज से जो इच्छा उनकी रह गई थी वह अब पूरी करने लगी। मतलब यह कि रसोई सफाई से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी छोटी बहू के कंधे पर डालकर दोनों बस आराम फरमाती। परेश ने इसकी जानकारी अपने भाइयों को देनी चाहिए तो सुमन ने न कहने की अपनी कसम दे दी, फिर अलग बसेरा करने को कहा। तब भी सुमन ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। शरीर ही तो है, कब तक अत्याचार सहता। सुबह की चाय बना ही रही थी कि उसे चक्कर आ गए। कपड़े धोने आई, धोबी ने देखा तो दौड़कर बड़े भैया को कमरे से बुला लाई। जी डॉक्टर साहब, कहकर सुरेश ने पास खड़ी अपनी पत्नी पर एक गहरी नज़र डाली और डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ने चले गए। तब तक महेश भी आ गए और परेश को, जो 2 दिनों के लिए दिल्ली गया था, फोन करके बता दिया कि छोटी बहू को चक्कर आ गए थे। डॉक्टर ने बताया है कि चिंता वाली कोई बात नहीं है। सुरेश अपनी बेटी को चाची के पास बैठने को कहकर अपने कमरे में चले गए। वहाँ पत्नी को बेड देखकर बोले, तुम इस परिवार की बड़ी बहू हो जिसका काम सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन तुम तो जिस प्रकार शरीर के किसी अंगों में चोट लगती है तो दर्द पूरे शरीर को होता है, उसी प्रकार परिवार में कोई एक सदस्य तकलीफ में हो तो सभी को दर्द होता है। छोटी बहू की पीड़ा तुम्हें कैसे नहीं दिखाई दी? पिछले साल बीमार के कारण मुझे 2 महीने सैलरी बहुत कम मिली थी। तब तुम्हारे दोनों बच्चों की फीस परेश ने ही भरी थी। मैंने जब उसे अपना परिवार बढ़ाने की बात कही तो बोला कि भैया अंकिता आशु है ना, शास्त्रों में गुरु को भगवान का दर्ज दिया गया है, इसीलिए हमारी अंकिता अपनी चाची से आशीर्वाद लेने गई थी, क्योंकि उसी की वजह से उसने टॉप किया था और तुमने छोटी बहू को बांझ, डायन और न जाने क्या क्या कह दिया था। फिर भी वह चुप रही क्योंकि वह अपनी दोनों दीदियों को खुश देखना चाहती थी। उसे हम लोगों से सिर्फ प्यार ही चाहिए। उसने अपने घर में एक गिलास पानी भी नहीं उठाया था, लेकिन यहाँ इसलिए माँ हमेशा उसके साथ रहती थी कि उससे कहीं कोई गलती ना हो जाए। लेकिन अहंकार और ईर्ष्या में अंधी होकर तुमने न जाने क्या समझ लिया। छोटी बहू तो हम सबको अपने परिवार मानती है, किंतु तुमने उसे बिस्तर पर पड़े देखकर अंकिता ने अपने मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं डाला है और आशु ने तो रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली है। छोटी बहू बड़े घर की न सही, लेकिन बड़े दिल की तो है, जो सिर्फ प्यार देना जानती है। और जरा सोचो, कल अंकिता भी दूसरे घर जाएंगी, उसके साथ भी अगर कोई ऐसा व्यवहार करे तो सुरेश पत्नी को कहते जा रहे थे और बड़ी बहू अपने नैनों के जल से पति के चरणों को भिगाकर अपने दुर्व्यवहार का प्रायश्चित कर रही थी। तभी अंकिता आकर बोली, माँ, चाची। क्या हुआ छोटी बहू को? किसी आशंका से बड़ी बहू घबरा उठी। चाची को होश आ गया है माँ। बेटे के चेहरे पर प्रसन्नता देख वे छोटी बहू के कमरे के ओर दौड़ पड़ी। उधर महेश ने भी अपनी पत्नी को बताया कि तुम लोगों के व्यवहार से तंग आकर परेश ने कई बार अलग होना चाहा, लेकिन छोटी बहू यह कहकर मना कर देती कि परिवार से अलग होकर कब कोई सुखी रह पाया है। 2 साल पहले दुकान बहुत घाटे में चल रहा था, तब सोचा कि तुम्हारे गहने गिरवी रखकर। तब परेश ने कहा, गहने तो भाभी का स्त्री धन है और महीने की पूरी सैलरी मुझे दे दी थी, साथ ही तुम्हें न बताने की कसम भी दे दी थी। इसी को तो परिवार कहते हैं। मंजली बहू फूट फूट कर रोने लगी।
छोटी बहू ने आंखें खोली तो सामने अपने पूरे परिवार को देखा। उसकी बड़ी दीदी और मंझली दीदी रो रही थी। उसने उठने का प्रयास किया तो दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, छोटी बहू हमें माफ़ कर दो। और तब सुमन दोनों के गले लगकर रोने लगी। ये उसकी खुशी के आंसू थे। घर का भावुक माहौल देखकर सुरेश बोले, आप लोग रोती रहोगी या छोटी बहू को कुछ खिलाएंगी भी? फिर तो घर में हंसी ठिठोली होने लगी। बड़ी बहू सुमन के साथ सूप बनाने लगी, मंझली उसे सेब काटकर खिलाने लगी और महेश की बेटी पायल उसके पैरों की मालिश कर रही थी। उसे यह सब एक सपना सा लग रहा था। तब तक परेश भी आ गए और वहाँ का दृश्य देखकर आश्चर्य से बोले, अच्छा तो मैडम यहाँ आराम फरमा रही है। सुनकर सब हाँ हाँ करके हंसने लगे। अगली सुबह छोटी बहू बच्चों के साथ हंस बोल रही थी और उनकी दोनों जिठानियाँ रसोई में थी। डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए परेश अपने भाइयों से बोले कि 2-3 दिन बाद उन्हें कोलकाता जाना है। सुरेश बोले, छोटी बहू को साथ लेकर जाना। लेकिन भैया वो नहीं जाएंगी। सुनकर दोनों जेठानियाँ समवे स्वर में बोली, नहीं जाएंगी तो हम अनशन कर देंगे। फिर क्या था, पूरा घर ठहाके से गूंज उठा। तभी धोबी नाई पूरे परिवार को फिर से हंसते बोलते देख उसके मुंह से निकल पड़ा, आज माजी होती तो अपने परिवार देखकर कितना खुश होती। हे भगवान, ऐसी छोटी बहू तो हर परिवार को देना जो सबके साथ मिलकर रहे और परिवार को जोड़कर रखे। भगवान इस परिवार की खुशियों को बुरी नज़र से बचाना। फिर थू थू करके कपड़े धोने चली गई। तो दोस्तों, मिलजुल कर रहने, एक दूसरे की तकलीफ को समझने, साथ निभाने, बड़े के साथ साथ छोटों को भी सम्मान देने और प्यार बांटने से ही तो परिवार में खुशियाँ आती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।